अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारों। सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर। ताला का एहसान है, सबका शुक्र है। अच्छा, शुरू करते हैं बजाय इसके कि वेट करें सबका। साथ साथ अब जो आते रहेंगे उनको ज्वाइन करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो अपना लास्ट टाइम लेक्चर लिया था उसमें हम पहुंचे थे इस टर्म पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमारे पास एक आंसर आया था, अल्फा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। इसमें रेजिस्टेंस याद रखें, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ इस जुमले को जो हमने पहले ऑलरेडी 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में, कि रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की। ठीक हो गया। आर प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की। और कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास डिपेंड करती है एक लेंथ पर, एक उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है, दूसरा लेंथ पर डिपेंड करती है, तीसरा रो यहाँ पर है, ये कहलाती है रेजिस्टिविटी, लेकिन ये प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल। चलें, और चौथा चीज जिस पे हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो हमारे पास कंडक्टर का टेम्परेचर है, टी फॉर टेम्परेचर। और यहाँ पर जो टी है वो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस में वेरिएशन आती है और अल्फा इसी की ही प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे किसी कंडक्टर की चेंज होती है वो हमें इसके कोफिशिएंट, इसकी ये जो कांस्टेंट है इक्वेशन का अल्फा, इससे अंदाजा होता है। फिर रेजिस्टेंस की बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मटेरियल के लिहाज से हमने लिखना हो, वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, फिर हम आर टी की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं रो टी एल ओवर ए, आर नॉट की जगह पर लिख देते हैं रो नॉट एल ओवर ए, आर नॉट की जगह पर लिख देंगे रो नॉट एल ओवर ए, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आता है, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। ठीक हो गया। अब यही ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास है किसके लिए? ये हमारे पास कंडक्टर के लिहाज से है, और कंडक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जबकि ये नीचे वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास कंडक्टर किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, आयरन का, कॉपर का, प्लाटिनियम का, तो उस मटेरियल की हमारे पास जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये एक बात हमने कर ली। फिर साथ हमने उस दिन एक और भी बात पढ़ी थी, वो ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो मेटल्स होती हैं, अब ये मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स की, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कंडक्टर में करंट एक फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास उसके अंदर एटम्स हैं उसके, मैं जरा सर्कल्स बना देता हूँ। इसमें जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होते हैं तो वो इन एटम से टकराते हुए गुजरते हैं,
और उसकी वजह से उनके रास्ते में एक रुकावट आती है, करंट के फ्लो में रुकावट आती है, और उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे कैंडल जला दूं, हीट यहाँ पर आ जाए, 2 मिनट एंजॉय कर, अनम्यूट कर दिए बोलना। जी। तो ये जो हमारे पास मेटल था, इसके नीचे हमने हीट जला दी। हीट की वजह से अब क्या होगा, ये जो एटम्स होंगे दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द लार्जर एम्पलीट्यूड, वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। जब वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं तो उनके दरमियान जो इफेक्टिव गैप है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए, वो कम हो जाता है, जिससे एटम के साथ इनके कोलिजन्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। कोलिजन ज्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा था मेटल्स के लिहाज से कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी ये टी कोई हाई टेम्परेचर है, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी उस रेजिस्टेंस के मुकाबले में, जब हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेटल की रेजिस्टेंस कम होगी, और हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेटल की रेजिस्टेंस क्या होगी, पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी। ये बात हमने यहाँ पर मेटल्स के बारे में सीख ली। अब मैं एक और मटेरियल की बात करता हूँ, और वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन भी होता है, इसमें जर्मेनियम भी है। ये ज्यादा फेमस है जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं। इसके अलावा मेटल्स, आपको पता है ये गुड कंडक्टर्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। लेकिन और जो गैसेस हैं वो हमारे पास क्या है, बेस्ट इंसुलेटर्स होती हैं। सही। तो इधर से मैं मेटल सिलेक्ट कर लूं और दूसरी तरफ गैसेस ले लूं, मेटालिक ऑक्साइड बना लूं। ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर थे मेटल। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन अगर हमने उसमें इन्वॉल्व कर दिया, ऑक्सीडेज जो आप ऑक्सीडेशन वगैरह समझते हैं उसके लिहाज से, यानी एक तरफ मेटल है, दूसरी तरफ गैसेज हैं, एक तरफ बेस्ट कंडक्टर्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास बेस्ट इंसुलेटर हैं। इनके मिक्स करने से जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। इन सारों के अंदर क्या होता है, इन सारों के अंदर हमारे पास एक ऐसी बात होती है, वो ये बात है कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या मतलब है कि इसमें एटम, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि वो शेयरिंग करते हैं। मसलन अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने उसके वैलेंस शेल बनाया है, बाकी अंदर वाले तो इसके फील्ड ही होने हैं। तो अब ये सिलिकॉन की अगर शीट है तो इसके हमसाये में भी सारे क्या होने हैं, सिलिकॉन के ये सर जी। ये इससे जो पहले बात की ये समझा दे, सेमीकंडक्टर्स और मैं अभी इसको मेटालिक ऑक्साइड्स की। अच्छा, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इसको जरा समझें। अभी मैं इसका ना आपको जवाब देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो मैंने ये कहा कि सिलिकॉन, ये हमारे पास सिलिकॉन है सेंटर में। इसको मैं जरा लेबल कर देता हूँ, किसी और को लाइन लगा देता हूँ, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। अगर ये पूरा जो स्क्रीन है ये सिलिकॉन की बनी हुई है, तो फिर हमारे पास के साइड्स में भी सारे के सारे क्या होने हैं, सिलिकॉन के ये एटम्स होने। और हर एक आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं, 4 होने हैं। अगर आप गौर करो अब ये सेंटर वाले के, तो ये क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास इसकी ये, इसने नेबर वाले सिलिकॉन से ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी इस साइड से भी एक शेयर किया, इधर से भी एक शेयर किया, और यहाँ से भी एक शेयर किया। तो अब दरमियान वाले सिलिकॉन के हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेट रूल मुताबिक वो स्टेबल हो जाता है। तो अब इस वक्त ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये सेंटर वाले की बात नहीं कर रहा, ये जो साइड्स पर बाकी भी पड़े होंगे, ये पूरी शीट में जितने भी सिलिकॉन के एटम्स होंगे
वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। जब वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं जब वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, कोई भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ पर करंट भी फ्लो नहीं कर सकेगा, करंट कितना होगा हमारे पास, जीरो होगा। ठीक हो गया। और ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त एट वेरी लो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एट 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब आप लोग जानते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 273.16, -273 डिग्री सेंटीग्रेड ही कर लें। तो इतने लो टेम्परेचर पर हमारे पास यहाँ पर इसके सिलिकॉन के जितने भी एटम्स वहां पर शीट में मौजूद होंगे, उन्होंने अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से वो हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पर अवेलेबल नहीं होगा, और करंट कितना होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर मैं बेशक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, वोल्टेज अप्लाई कर दूं, सेल लगा दूं, इसके साथ हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जिनकी वजह से करंट फ्लो करना है वो चीज हमारे पास मौजूद ही नहीं है। इस वजह से हम क्या कह देते हैं कि करंट जीरो है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। आइडियली मैं कह सकता हूँ कि उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई है, इन्फिनिट होगी, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। अब इसके अलावा एक और बात सुने, फिर मैं इस अपने प्यारे के सवाल की तरफ आता हूँ। यहाँ पर अब आप लोगों से मेरा ये सवाल होगा कि मैं ये जो पूरा हमारे पास एक कंडक्टर सा है, मैं इसको हीट करता हूँ, इसके ऊपर एनर्जी फॉल करवाता हूँ, तो लाजमी बात है ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको क्या मिलेगी, इनको एनर्जी मिलेगी, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे और अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जब इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन को मिली, अब उनकी एनर्जी वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है, यानी वो उसके मुकाबले में क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास फ्री। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे रह सकता है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। और ये जो खाली जगह बन जाती है, इसको हम कहते हैं होल। ये अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आप मेरी बात पे यकीन करें, इन होल की वजह से भी करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये खाली स्पेस है, इधर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होगी दैट विल बी द कॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पर हीट किया, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं थे, अब ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए बल्कि होल भी डेवलप हो गए, जिनकी वजह से करंट अब फ्लो करेगा। पहले हमारे पास -273 या लो टेम्परेचर पर हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मैं कह रहा था इन्फिनिट हो गई है, अब बहुत ज्यादा हाई हो गई है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री हो रहे हैं, जिसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा जो होंगे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से करंट पहले के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। करंट ज्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम से कम होती जाएगी। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमारे पास कम होती है, यानी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जबकि इससे पहले हमने मेटल्स का पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा मेटल्स के अंदर कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक हो गया। जबकि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर उनके लिए हमारा कंक्लूजन ये आ जाता है कि उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। अब मैं सबसे पहले सुभान का जवाब बाद में देता हूँ, पहले जिस स्टूडेंट ने पहले सवाल किया था, क्या नाम है आपका? आजान। आजान। अजान कमर, मेरे प्यारे, ये देखो मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर, और गैस जो होती है या गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं,
गुड इंसुलेटर होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको सादा से तरीके से बता रहा हूँ, वैसे तो इनकी आगे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन देखें और फिर उसके नतीजे में क्या होता है। अब एक गुड कंडक्टर है और एक गुड इंसुलेटर है। बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट इंसुलेटर, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उनके दरमियान वाली चीज बन जाती है, यानी वो क्या बन जाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। तो एक तरफ बेस्ट कंडक्टर, दूसरी तरफ बेस्ट इंसुलेटर, और दोनों को मिक्स करने से क्या बन जाता है, सेमी कंडक्टर। जो कंडक्टर तो बन जाता है लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता जितना कि हमारे पास मेटल्स होती है। अजान, आपको बात समझ आई? जी सर। चलें सोबान, अब आपका क्या सवाल है? सोबान, सोबान मेरे ख्याल में कहीं उसके इशू आ गया। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक। जी सोबान। सर मैंने पूछना था कि सर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा सर सेमीकंडक्टर्स का, सर वो नेगेटिव होगा, जीरो होगा? हाँ, अभी अभी मैंने यही पढ़ाना है। ठीक है, अभी आप ये अभी बात सुने। जी मेरे प्यारो, इधर देखिए, अब मैं अल्फा का रिलेशन दोबारा लिख रहा हूँ, चाहे रेजिस्टेंस के लिहाज से लिखें चाहे रेजिस्टिविटी के लिहाज से लिखें। मैं मटेरियल के लिहाज से लिख देता हूँ, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। इसमें हम इस पर फोकस करेंगे कि अल्फा की वैल्यू डिपेंडेंट है किस पर, इस डिफरेंस पर, रो टी माइनस रो नॉट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं वो मटेरियल जिनका अल्फा पॉजिटिव होगा। वो कौन से होंगे? वो होंगे जिनका हाई टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी होगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उनकी रेजिस्टिविटी होगी उसके मुकाबले में ज्यादा होगी। रो टी हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल की रेजिस्टेंस वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एट लोअर टेम्परेचर। तो लाजिम बात है, जब ये बड़ी वैल्यू होगी रो टी रो नॉट से, तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वो अब आप लोग जान गए हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनका अल्फा पॉजिटिव होता है। नंबर 2, अल्फा नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि जिनका टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो उनकी रेजिस्टिविटी पहले के मुकाबले में कम हो जाती है। जीरो पर हमारे उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और हाई टेम्परेचर पर उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि ये किसकी बात हो रही है, ये सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक है, ये सारे जो हैं इनका अल्फा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एक वो होते हैं, अल्फा वैसे जीरो नहीं होता, आइडियली हम कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो। जीरो का मतलब वेरी वेरी लो वैल्यू। ठीक है, और वो कोई सर्टन मेटल अलाइज है। मेटल अलाइज हैं जिनमें से फॉर एग्जांपल एक कहलाता है हम क्या कहते हैं यार, अ, ये मैनगेनिन। मैनगेनिन ये है जो हमारे पास नाम से जा रहा है। मैंगनीज इसमें होता है, कापर होता है, आयरन होता है, मुख्तलिफ मेटल्स को एलाय होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है। यानी इसके लिए ये स्पेशली डिजाइन जो मटेरियल है इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका रो टी हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली आपस में इक्वल होते हैं, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता।
तो ये 3 बातें आ गई। अब मैं आप में से, ये सामने मेरे जमशेद आफरीदी है, जमशेद आफरीदी आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर इनमें से मैं ये कहूँ कि हीट सेंसर कौन से होंगे, अल्फा पॉजिटिव वाले, अल्फा नेगेटिव वाले, या अल्फा जीरो वाले हीट सेंसर? जमशेद आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे? चलें कोई और जी बोले। सुलेमान? नेगेटिव वाले सर। अच्छा, अल्फा नेगेटिव वाले। अच्छा, हीट सेंसर से क्या मुराद है? सर ये जो बिल्डिंग्स में सर जो अलार्म के लिए यूज होते हैं सर, वो नहीं नहीं, वो बातें करते हैं मेरे बेटा, मेरे प्यारे, अभी करते हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो हीट सेंसर से क्या मुराद है। टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं। जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर, इसकी एक सादा सी डेफिनेशन है। मैं दूसरे लफ्जों में ये कह देता हूँ कि हीट सेंसर से मुराद वो है जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज करने से उसके करंट और वोल्टेज वगैरह में वेरिएशन आ जाए। सही है? तो मैं इस वजह से सिर्फ अल्फा नेगेटिव वाले को नहीं लूंगा, बल्कि अल्फा पॉजिटिव वाले को भी क्या कहूंगा, ये भी हीट सेंसर है। ठीक है? अल्फा पॉजिटिव वाले जो हैं वो हमारे पास वो हो गया जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ती है, और अल्फा नेगेटिव वाले वो हो गए जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरी तवज्जो मेरा सोना सब ने इधर देनी है। अभी हम आ गए हैं थर्मिस्टर पर, अल्लाह अल्लाह करके। थर्मिस्टर, ये जो थर्मिस्टर है ये दो लफ्जों से मिलके बना है जो सामने नजर आ रहे हैं मुझे। एक है थर्म, या मैं थर्मल कह देता हूं, और ये जो इस्टर है ये रेजिस्टर से, रेजिस्टर का जो लास्ट 4 वर्ड्स हैं उससे लिया गया, और इसके पहले 4 वर्ड्स थर्मल के 4 वर्ड्स या थर्मो के भी, और दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, वो रेजिस्टर है। तो थर्मल का मतलब हो गया हीट सादा लफ्जों में, और ये हमारे पास रेजिस्टर आ गया। मैं दरमियान में एक लफ्ज खुद ऐड कर देता हूं, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। तो थर्मिस्टर जो है ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर हैं, या आप इनको रेजिस्टर की बजाय आपकी बुक में लफ्ज लिखा हुआ है डिवाइसेस, आप इन्हें हीट सेंसिटिव डिवाइसेस कह रहे हैं। लेकिन इनके लिए खास बात होनी चाहिए हमारे पास। अब हर एक चीज को हम हीट सेंसर का या हीट सेंसिटिव रेजिस्टर का दर्जा नहीं दे सकते। हम उनको दे सकते हैं जिनका अल्फा बहुत हाई हो, चाहे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। अल्फा वेरी हाई, हाई से मुराद क्या है, आइदर वेरी हाई वैल्यू इन पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। दूसरी बात, उनकी जब अल्फा पॉजिटिव होगा या अल्फा नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर चेंज करने से उनकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो चेंज है, चेंज इन रेजिस्टिविटी या चेंज इन रेजिस्टेंस, वो प्रिडिक्टेबल हो, क्योंकि हमने इन्हें कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। सिर्फ तालियां तो नहीं बजानी कि इसका टेम्परेचर चेंज हो के हमारे पास क्या हो गया है, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। हमने इन्हें आगे किसी डिवाइस में इस्तेमाल करना है, तो इन्हें क्या होना चाहिए, इनके रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में चेंज जो है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। तीसरी बात जी,
बस ये दो मेन बातें हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें अब एक को हम कहते हैं एनटीसी टाइप्स, मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं प्रॉपर्टीज। एक को मैं कह देता हूं एनटीसी, दूसरे को मैं कह देता हूं पीटीसी थर्मिस्टर्स, और दूसरे हैं पीटीसी थर्मिस्टर्स। एनटीसी कौन से होंगे? नाम से ही जाहिर हो रहा है, अगर हम गौर करें, एन फॉर नेगेटिव, टी फॉर टेम्परेचर, सी फॉर कोफिशिएंट। तो ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। और पीटीसी कौन से हैं? ये है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। अब आप लोग जान गए होंगे, मैं अब आप लोगों से नहीं पूछता, आप लोग जान गए होंगे कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले क्या होने चाहिए, ये सेमीकंडक्टर होंगे, और उनकी सबसे अच्छे जो बनाए जाते हैं वो कौन से हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, वैलेंसीज आप लोग खुद जाने, आयरन ऑक्साइड्स हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड है, एक्स्ट्रा, ये ढेरों हैं जो इस हमारे पास इस तरह से। बल्कि सबसे ज्यादा फेमस जो आजकल है वो जिंक ऑक्साइड, इनसे ये मुख्तलिफ डिवाइसेस वगैरह बनाई जाती है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले ये सिंपली क्या होंगे? मेटल्स होंगे। अब हम क्या चाहते हैं? हम करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मेटल्स तो हर जगह मौजूद ही होती है, तो हमारा करंट को कंट्रोल करने के लिए ये कम है, ज्यादा है, अचानक उसे कम करना होता है, कैसे वो भी हम सीखेंगे। अगर कम है तो उसे ज्यादा करना है, तो उसके लिए जो प्रेफर किए जाते हैं इसकी टाइप्स में से, जो हमारी डिवाइसेस में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते रहे हैं बहुत अरसा से और अभी भी काम आते हैं, वो कौन से हैं? एनटीसी थर्मिस्टर्स। वो हमारे पास कौन से हैं? एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर्स हैं। जी सलमान, आपका सवाल। सर ये थर्मिस्टर के लिए कोई सिंबल भी यूज होता है जिस तरह रजिस्टर के लिए सर? हाँ, अभी मैं बना देता हूँ, ये सामने हमारे मौजूद है, मैं इधर पहले सबसे पहले यही बना देता हूँ। देखिए ना, ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, टेम्परेचर चेंज करने से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो इट इज अ रेजिस्टर। ये रेजिस्टर आ गया, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस में वेरिएशन होती है, इस वजह से हम इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, और ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर है, तो थर्मिस्टर्स भी क्या होते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर्स ही होते हैं, तो यही इनका सिंबल बन जाएगा जो वेरिएबल रेजिस्टर के। हाँ जी, अब इनकी शेप, इसकी जो हमारे पास शेप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकते हैं, ये बीड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। आप लोगों की ये फिजिक्स लैब में ये आप लोगों का एक प्रैक्टिकल भी है कि आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस, बल्कि रेजिस्टेंस की वेरिएशन मालूम करनी है टेम्परेचर के साथ, इन्हीं एनटीसी को इस्तेमाल करके, एनटीसी थर्मिस्टर को इस्तेमाल करके। तो याद रखें, जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ यही हो, लेकिन मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी डिवाइसेस में, वो हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ये याद कर, ये अब आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास क्या है? ये मेटल ऑक्साइड्स हैं जो इतने अच्छे गुड कंडक्टर नहीं है। तो अब मैं अगर इसे किसी सर्किट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं इसे किसी सर्किट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे आगे करंट पहुंचाना है कम से कम लॉस के जरिए। ठीक है, इसलिए उसके एंड्स पर ये हम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर लगा देते हैं, और वो क्या होता है? प्लाटीनियम वायर एट टर्मिनल यूज करते हैं। हम प्लाटीनियम वायर्स को किसके तौर पर यूज करते हैं? इधर और इधर, ये हमने क्या यूज किए हैं? प्लाटीनियम वायर्स एज टर्मिनल्स। ठीक हो गया। इस तरह से आप जहां पर भी देखेंगे दो तरह के हमारे पास टर्मिनल इस्तेमाल होते हैं, जहां पर भी जो हमारी एक्चुअल डिवाइस है वो ज्यादा अच्छा, अगर हमारे पास
इस्तेमाल नहीं, करंट डेवलप नहीं कर पाती, ठीक है, तो उसका मामूली सा करंट हो, लेकिन हम वो लेस लॉस से आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उनके टर्मिनल्स हमेशा किसी अच्छे गुड कंडक्टर के होते हैं, उनमें या प्लाटीनियम यूज होता है या गोल्ड यूज होता है, उसमें फिर कॉपर नहीं हम इस्तेमाल करते, उसमें हम क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतना ज्यादा करंट नहीं होना, तो उसे हमने लॉस से बचाना है, तो हम आगे बेस्ट कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं उसके टर्मिनल्स पर, जो आगे किसी और सर्किट में अच्छे तरीके से जाके पहुंच सके, उसमें हमारे पास क्या होगा, या गोल्ड होगा या प्लाटीनियम होगा। ठीक हो गया, तो इनकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, मोस्टली हमारे पास ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, और इन सारों के जो टर्मिनल्स होंगे दे विल बी मेड अप ऑफ प्लाटीनियम, और स्पेशली वो जो हम आगे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं जरा इसके इधर ही छोड़ता हूँ, मैं अभी दोबारा स्क्रीन शेयर पे जा रहा हूँ। सामने अपनी बुक के ये हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो मैं अल्लाह करे ये मेरे से अब चल जाए। जी मेरा सोना, जिसका सवाल है वो मेरे से पूछ सकता है। सर जी जी, ये हम एनटीसीज को क्यों यूज करते हैं पीटीसी के बजाय? देखे ना, टेम्परेचर चेंज होने से हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है। मेटल्स में तो ऑलरेडी यही काम हो रहा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाता है, करंट कम हो जाता है। ठीक है, थर्मिस्टर से हम ये जो एनटीसी वाले हैं उनसे हम ये दोनों काम ले सकते हैं। अब मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। वी हैव अबाउट 3 मिनट्स, तो जल्दी से इस बात को समझना है जो आपने अभी सवाल किया। मैं ये सामने पहले इस पर हम फोकस करेंगे। किधर गया, किधर गया? टू सेंसर होते हैं, हॉल सेंसर। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, मेरे ख्याल में मैं अलग उसी स्क्रीन शेयर पे ही समझा देता हूँ। ये आतिफुर रहमान, आपका सवाल है कोई? जी यस सर, वो ये कहना था कि ये नोट्स जो शो कर रहे थे स्क्रीन में सर, ये व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं ग्रुप में? चलें, वो मैं देख लेता हूँ, वो मैं कर लूँ, सर ग्रुप में इधर भी भेज शेयर कर देंगे तो दूंगा, इजी हो लेकिन जाएगा। अभी जल्दी से, हमारा टाइम बहुत कम है। वी हैव अबाउट 1 मिनट लेफ्ट, बड़े गौर से समझिएगा इस बात को। ये ओके अभी सर, 12 क्लास हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका माइक म्यूट नहीं है जी। अब जरा देखना, एक होते हैं, आप लोगों ने बल्कि मैट्रिक में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गन पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन गन जो है, इलेक्ट्रॉन गन जो है, इसको हम सादे लफ्जों में वाल्व, जो आपकी बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है रेडियो वाल्व, ये भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें एक फिलामेंट होता है जिसको हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में इसमें करंट फ्लो करता है। आगे हमारे पास एक प्लेट होती है, उसको वो हीट मिलती है, और उधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और फिर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, विद द हेल्प ऑफ द एनोड। अब मैं यहाँ पर जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि ये जो फिलामेंट होता है, यूजली आप लोगों ने बल्ब के फिलामेंट वगैरह देखे होंगे, अगर हम इसको शुरू में हाई करंट मिल जाए, तो हमारे पास ये जो फिलामेंट होता है उसकी क्योंकि उस वक्त रेजिस्टेंस कम होगी, वो मेटल का बना हुआ है, उसमें करंट ज्यादा फ्लो कर सकता है, और करंट ज्यादा फ्लो होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो सकता है, ये जल सकता है। तो हम उससे पहले यहाँ पर थर्मिस्टर लगा देते हैं, ये मैं टी लिख देता हूँ, थर्मिस्टर लगा देते। ठीक है, थर्मिस्टर का भी उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इस वक्त इसका टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, बजाय इसके कि अब मैं कल वाली बातें रिवाइज करूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जो हमने कुछ बातें पढ़ी थी उसके यूजेस में से, उसको हमने स्टार्ट किया था यूजेस थर्मिस्टर के, उसके नोट्स में आज इंशाल्लाह भेज दूंगा, या उसका एक हार्ड ड्राइव पर लिंक होगा, वहाँ से आप लोग वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में ही उसकी पीडीएफ फाइल मैं शेयर कर दूंगा। अब ज़रा मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए साथ मेरे इस बात को समझने के लिए।
वो ये है कि मैं सादा सा आप लोगों को ये बता देता हूं कि एक डिवाइस होती है, उसे हम जो भी इसकी कंस्ट्रक्शन है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल हम इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। रेडियो वाल्व, ये रेडियो वाल्व कल मैंने आपको बताया था कि इट इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, ये जो पुराने आजकल तो एलसीडी टेक्नोलॉजी आ रही है, एलईडी टीवीज आ रहे हैं, तो इससे पहले ये जो घर में आपके छोटे पुराने टीवी होंगे जो आपने बचपन में देखे होंगे, उनके पीछे ऐसे थोड़ी सी विड्थ, जो आज वाले हैं ये बहुत स्लिम स्मार्ट है ना, जो पहले होते थे वो थोड़े से ऐसे साइज में विड्थ के लिहाज से बड़े होते थे। ठीक है, उनके पीछे ऐसे ट्यूब्स होती थी, ठीक है, जिनको रेडियो वाल भी कहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन थ्रो करते थे। वो स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशन पर जाकर हिट करते थे, स्क्रीन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते थे, डी एक्साइट होकर रेडिएशन रिलीज करते थे और उससे हमें वो इमेज ऑन द स्क्रीन नजर आती थी। ठीक हो गया, तो उन्हीं को हम क्या कहते थे, हम उन्हें ट्यूब्स भी कहते थे, उन्हें हम रेडियो वॉल भी कहते हैं, वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन भी कहलाते थे। ठीक है, तो अब मैं उस इलेक्ट्रॉन गन का एक मसला है कि अगर उससे शुरू में ही उसमें एक फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट को शुरू में ही अगर करंट ज़्यादा मिल जाए, उसको उस वक्त टेम्परेचर कम होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा जिससे वो डैमेज हो सकता है। तो हम शुरू में ये चाहते हैं कि उससे वो ज़्यादा करंट ना मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उससे पहले थर्मिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर आपको पता है इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये थर्मिस्टर लगा दिया, ये हमारे पास कोई चाहे बैटरी लगा दें चाहे अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा दें, मैं बस इसको यहीं पर बंद कर देता हूं। अब सर ये गैल्वेनोमीटर तो नहीं है? जी दोबारा बोलें। ये गैल्वेनोमीटर तो नहीं है? हाँ, नहीं यार, ये एसी सोर्स है। ठीक है, जैसे एसी जनरेटर हो गया, जैसे हमारे पास एक एसी इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर होता है जो अल्टरनेटिंग करंट हमें देता है, ये वो है। अब मैं दोबारा बताऊं, ये एक रेडियो वाल्व है। रेडियो वाल्व से क्या मुराद, इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन गन जो किसी और सर्किट में इस्तेमाल होती है। मैं बस उसको सिंपल यहाँ पर से क्लोज कर रहा हूँ, आगे जो भी जिस डिवाइस में लगा हुआ है उससे हमें क्या लेना देना। हम इसकी सेफ्टी चाहते हैं, ये कैसे सेफ होगा। ठीक है, ये कैसे सेफ होगा फ्रॉम द सर्ज, इलेक्ट्रिक सर्ज या करंट सर्ज ऐसे कह देते हैं। सर्ज क्या होता है, सडन लार्ज करंट। आप जब बुक से पढ़ेंगे या नोट से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा सडन लार्ज करंट, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है साथ नोट्स में, साथ इसको सडन लार्ज करंट है। और ये लार्ज करंट अगर इस रेडियो वाल्व को या इस डिवाइस को अचानक जब मिलेगा तो इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, ये डैमेज हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा करंट इसको शुरू में ना मिले, क्योंकि शुरू में अगर इसे मिल जाए तो इसका रेजिस्टेंस उस वक्त कम होती है इसके फिलामेंट की, और इसमें करंट जब ज़्यादा फ्लो कर जाएगा तो ये डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इसके साथ सीरीज में थर्मिस्टर लगा दिया। थर्मिस्टर का इधर मेटल है एक तरह से, जबकि थर्मिस्टर आपको पता है सेमीकंडक्टर है, जिसमें क्या होता है हमारे पास कि टेम्परेचर कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो शुरू में जब हमारे पास यहाँ पर स्विच था, स्विच ऑफ था, स्विच ऑन किया मैंने, तो यहाँ पर करंट पास होगा। करंट जो होगा अगर वो डायरेक्ट किसको मिलता, मैं ऐसे कह देता हूँ, आप अगर ये भूल जाएं, मैं यहाँ पर ये बना दूं, आप ये भूल जाएं कि यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये भूल जाएं, सही है। तो हमारे पास क्या होगा, शुरू में यहाँ पर करंट ज्यादा पास करेगा क्योंकि आगे मेटल है, उसकी हमारे पास उस वक्त उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, जिसकी वजह से उसमें कोई हीट पैदा नहीं होगी, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा होगा और ये डैमेज हो सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर इसके साथ सीरीज में एक थर्मिस्टर लगा दिया। थर्मिस्टर क्या काम करेगा, उसका उलट काम है ना यहाँ पर, कि शुरू में जब टेम्परेचर उसका कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो करंट ज्यादा पास होना अलाउ नहीं करेगा, इसकी तरफ स्मॉल करंट जाएगा। जब स्मॉल करंट जाएगा इसके फिलामेंट को कम करंट मिलेगा, वो इतना कम करंट मिलेगा कि उसका फिलामेंट उस करंट को संभाल सकता है, यानी उससे सेफ रह सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी वर्किंग जारी रखेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको पता है करंट फ्लो करने से थोड़ी बहुत हीट पैदा होती है। हीट पैदा होने की वजह से हमारे पास जो फिलामेंट है या ये जो रेडियो वाल्व है उसकी अपनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, उसका करंट जितना सूटेबल है उतना उसमें से पास करेगा। लेकिन इधर हमें अब क्या चाहिए, करंट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, थर्मियोनिक एमिशन इसमें होती है। रेडियो वाल्व के लिए अब करंट ज्यादा चाहिए। सिर्फ शुरू में हमने उसे इलेक्ट्रिक करंट सर्ज से बचाना था, जो अचानक ज्यादा करंट आता है उससे बचाना था। तो उसके लिए अब थर्मिस्टर फिर हेल्प करेगा कि जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट ज्यादा हो जाता है, और जितना आगे इस थर्मिस्टर को चाहिए, इस रेडियो वाल्व को चाहिए, वो दोबारा उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो 2 पॉइंट्स हैं, मैं उसको इन शॉर्ट बताता हूँ। एट स्टार्ट जब हमने स्विच ऑन किया तो उस वक्त रेडियो वाल्व जो है उसे क्या चाहिए, लेस करंट चाहिए, लेस करंट रिक्वायर्ड है। वो कौन हेल्प करेगा हमें, हमारा थर्मिस्टर हमारी हेल्प करेगा। थर्मिस्टर विल हेल्प। वो कैसे हेल्प करेगा कि शुरू में उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो करंट कम आगे जाने देगा और हमारा रेडियो वाल्व सेफ रहेगा। लेकिन बाद में हमारे रेडियो वाल्व को क्या चाहिए, लेटर हमें क्या चाहिए, रेडियो वाल्व को चाहिए लार्ज करंट। रेडियो वाल्व को चाहिए लार्ज करंट। जब वो लार्ज करंट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो थर्मिस्टर होगा उसका जैसे करंट फ्लो करता है तो हमें पता है कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होने से करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो जो उसकी दोबारा रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी कर लेगा। अभी मेरा सोना इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है, जो शुरू से क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर ये पॉइंट्स फिर समझाए आप सवाल पूछें, इसमें से आपको क्या बात पूछनी है। पहले तो ये है कि थर्मिस्टर जो है वो हमने रेडियो वाल्व जो भी एक डिवाइस है उसके साथ हमने सीरीज में लगाया। रेडियो वाल्व को मैंने बताया कल, मैंने जब आखिर पे पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने बताया कि रेडियो वाल्व इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन गन, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। मैट्रिक में मैंने उसे एक्सप्लेन भी कर दिया था, ये नहीं है कि कल बताया नहीं था। इसमें एक फिलामेंट होता है, शुरू में हमें उसे कम करंट देना होगा, अदरवाइज वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट उसमें ज्यादा जाएगा, फिलामेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, वो डैमेज हो सकता है, जल सकता है। इसलिए हमने उसके साथ शुरू में क्या लगा दिया, थर्मिस्टर लगा दिया। तो शुरू में करंट क्या चाहिए, कम करंट चाहिए रेडियो वाल्व को, ठीक है। इसलिए शुरू में जो हमारा थर्मिस्टर है उसकी भी अपना टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब भला क्या है कि उसमें करंट कम वो आगे जाना अलाउ करेगा, उसमें से कम करंट पास करेगा, आगे भी कम जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है, करंट सेम रहना है, ठीक हो गया। लेकिन बाद में, ये मैंने लिखा है लेटर, बाद में रेडियो वाल्व को ज्यादा करंट रिक्वायर्ड है। उस ज्यादा करंट के लिए उसे क्या चाहिए, क्यों ज्यादा करंट चाहिए, क्योंकि फिलामेंट में अब करंट जब ज्यादा पास करेगा तो वो हीट पैदा करके सफिशिएंट अमाउंट में आगे ठीक हो गया। तो अब वो ज्यादा करंट चाहने के लिए उसमें क्या होगा, हमारे पास यहां पर थोड़े वक्त के बाद आपको पता है करंट फ्लो करने की वजह से थोड़ी बहुत हीट तो पैदा होती है हर डिवाइस के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस, इस वजह से टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से थर्मिस्टर का अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगा, और जितना रिक्वायर्ड होगा मेटल को, आगे फिलामेंट ऑफ द रेडियो वाल्व को, वो हमारे पास पूरा कर सकेगा। जी अमार परवेज, आपका कोई सवाल है जल्दी से पूछें। इजहार आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लो। नो सर, क्लियर है सर। चलें जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक और बात पूछता हूं, इसकी दूसरा जो एक्सप्लेनेशन, दूसरी जो इसका यूज है, नोट्स में आप लोग पढ़ेंगे, बेसिक आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। मोटर है, जैसे घरों में वाटर पंप होता है उसकी मोटर है, या किसी फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं जो कोई मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं,
उनके मोटर आपने मैट्रिक में पढ़ी है, उसमें क्या होता है, एक नॉर्थ साउथ पोल ऐसे मैग्नेट के अंदर हमारे पास कॉइल होती है जो रोटेट कर रही होती है, करंट में पास करता है, और ये क्या करती हैं, ये हमारे पास रोटेशन करती हैं। कैसे रोटेट करती हैं वो हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है, लेकिन ये रोटेट करती रहती हैं। इनकी रोटेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, इसके आगे विंग्स लगे हुए हैं, तो वो विंग्स रोटेट करेंगे जस्ट लाइक द फैन। अगर हमारे पास ये विंग्स भी लगे हुए हैं, साथ ये क्या करेगा, नीचे से पानी की टैंकी में से पानी लेके वो किधर ले जाएगा, ऊपर वाली टैंकी में लेके जाएगा छत पर, वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर ये ढेर सारी वाइंडिंग्स होती है। मैंने यहाँ पर तो ये एक टर्न बनाई है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे ढेरों टर्न्स होती हैं। और करंट जहाँ पर फ्लो करने की वजह से, करंट जैसे इनमें फ्लो करता है तो अच्छी खासी हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने की वजह से ये जो वायर्स हैं ये बर्न कर सकती हैं। इनकी ये जो टर्न्स हैं, ये हमारे पास, ये वाइंडिंग्स जो हैं ये हमारे पास जल सकती है। अब उससे हमने बचाना है। ये आम मोटरों की तो खैर इनके साथ तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो किसी फैक्ट्री के अंदर कोई बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं और उसकी अच्छा खासी एक्सपेंसिव हैं, तो हमने वो एक जब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगी तो उससे की वजह से हमारे पास जो मसाइल आएंगे उससे हमने इसे बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके करीब, इसके साथ नहीं, इसी मोटर के अंदर ही साइड पर हम क्या कर देंगे, एक लगा देंगे यहाँ पर थर्मिस्टर। थर्मिस्टर लगा दिया एक सेल की मदद से। इससे आगे मैं यहाँ पर सीरीज में लगा देता हूं एक स्विच, जिसे मैं कह रहा हूं एनर्जाइजर कह रहा हूं, और फिर उससे आगे लगा दिया अलार्म। ठीक है, एनर्जाइजर इज जस्ट लाइक अ स्विच, कि जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जब पास करता है तो फिर वो हमारे पास क्या करता है, वो आगे करंट जाना अलाउ करता है। अदरवाइज इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हाई होती है कि हमारे पास सफिशिएंट करंट आगे अलार्म की तरफ नहीं जाएगा। यानी आपने यही याद रखना है कि एनर्जाइजर एक स्विच है जो किसको एक्टिव करता है, अलार्म को एक्टिव करता है। एनर्जाइजर न भी लगाएं तो आप, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ ये अलार्म है जो एक खास करंट पर ही ऑन होगा, अगर उससे कम करंट इसमें से पास करेगा तो ये ऑन नहीं होगा। अब थर्मिस्टर की बात दोबारा समझ लो। थर्मिस्टर ये है, मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, एनटीसी, जो पहले यूज कर रहे हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है ये हमारे पास, जिसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब अगर ये सर्किट में लगा है तो इसमें करंट पहले के मुकाबले में ज्यादा होता चला जाएगा। तो अब मुझे जरा आप लोगों ने साथ साथ बताना है, जिससे मैं पूछूं कि यहां पर हमारे पास जब ये मोटर चल रही है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो होने से एक तो अपना वो काम भी कर रहा है, अपने लोड को रोटेट कर रहा है, लेकिन साथ करंट फ्लो होने से किसी भी वायर में हीट भी पैदा होती है। वो हीट किसको मिल रही होगी, वो हमारे पास जो साथ ही ये जो सर्किट हमने अलग उसकी वाल्व के अंदर हमने रखा हुआ है, उसके थर्मिस्टर को भी वो हीट मिल रही होगी। जब थर्मिस्टर को हीट मिलेगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होने से इसमें करंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब करंट जब इस तरफ आ रहा है, शुरू में करंट कम होगा और जैसे जैसे हीट इसको मिलती चली जाएगी और इसका टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाएगा थर्मिस्टर का, तो इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। लेकिन ये अलार्म हर करंट पर ये ऑन नहीं होगा, सिर्फ उस करंट पर ऑन होगा जिस पर इसको हमने एक्टिव किया है, एनर्जाइज की मदद से हमने इसे एक्टिव करना है। तो हमारे पास जैसे जैसे हीट ज्यादा हो जाएगी, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाएगा, किसका, कॉइल का, वैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाएगा जो इसके करीब पड़ा हुआ है थर्मिस्टर, उसमें करंट बढ़ता चला जाएगा। जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लार्ज करंट इसमें से पास होगा, अलार्म ऑन हो जाएगा, और जो लोग करीब खड़े होंगे वो क्या करेंगे, अलार्म को भी ऑफ करेंगे और मोटर को भी ऑफ करेंगे, ताकि अब इसे इसका कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सके, उससे रोक के उसे ठंडा किया जा सके। तो ये भी हमारे पास एक यूज है किसका, थर्मिस्टर का, जिसको हम सेफ्टी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस हैं, इनके अंदर थर्मिस्टर और भी काम करते हैं करंट को कंट्रोल कर। मेन तो क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि इसको सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करें, इसकी मदद से हम अपनी मर्जी का करंट कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं पर करंट ज्यादा कर रहे हैं, कहीं पर करंट को कम कर रहे हैं। तो जितनी भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनमें ये थर्मिस्टर बड़ी अमाउंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी मेरा सोना, अब किसी का थर्मिस्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछे।
सर हम थर्मिस्टर के जरिए हीट को मेजर कर सकते हैं? हीट को आप देखिए, मैं आपको जरा ये बता देता हूं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, सही। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर अगर आप मेजर कर लें थर्मिस्टर रख के, सॉरी क्या यूज करके, डिजिटल थर्मामीटर वगैरह आपने इस्तेमाल कर लिया। C आप लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट है, तो ये जिस मटेरियल की हमने ये थर्मिस्टर बनाया उसकी स्पेसिफिक हीट पता हो, या M मैस पता हो, या मोल्स पता हो, ठीक है, तो फिर वो आगे हम मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल करके हीट डायरेक्ट मेजर नहीं की जा सकती कि इसके अंदर वेरिएशन से हम मालूम कर लें, उसके लिए हमें किसी और फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, बट इट इज पॉसिबल। जी कोई और सवाल? सर ये थर्मिस्टर हम मतलब एक के अलावा मतलब 2-3 भी लगा सकते हैं या नहीं? जितने मर्जी लगाएं कहीं पर, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, सही है ना। अब जहां पर आप, इट इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टर, तो आप लोग जानते हैं रेजिस्टर अगर सीरीज में हो तो उनका इफेक्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस का बढ़ता है, फिर इनमें ओवरऑल वो क्या होगा, आपके पास आपको चाहिए कि शुरू में करंट बिल्कुल ना पास करे, तो आप थर्मिस्टर सीरीज में लगा दें ढेर सारे, बाद में उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, NTC वाले जो हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा होगा। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप उन्हें सीरीज में लगा सकते हैं, पैरेलल अपने सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाए जा सकते हैं, लेकिन अपने सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जी यस सर, थैंक। सर ये पीटीसी सर वो कहाँ कल यूज आप ही होता है? सॉरी, सुलेमान का सवाल पहले पूछ लें, फिर उसके बाद मैं दूसरे लड़के जिन्होंने सवाल किया था उनके बाद बताता हूँ। सर ये पीटीसी जो थर्मिस्टर है ये कहाँ यूज होते हैं? PTC हर जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन मैं यहाँ पर जो कह रहा था कि फिलामेंट मेटल का बना हुआ है, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो PTC थर्मिस्टर्स हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं, ठीक है। तो फिलामेंट क्या है, वो PTC का बना हुआ है। ये जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है इस्त्री, उसके अंदर भी आप PTC इस्तेमाल करें, कायल को पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर ही है, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो मेटल्स आर PTC, जहां पर वो यूज होंगे वो PTC है। जी कामरान आप बताएं। सर जी थर्मल की जो थर्मिस्टर इनकी स्पेसिफिक रेंज होती है नहीं होती? अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है कि जैसे हम बाजार से फ्यूज खरीदें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि क्या कहते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये 3 एम्पेयर का है, ये 5 एम्पेयर का है। तो थर्मिस्टर के भी ऐसे ही जब हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो उसका ये रेजिस्टेंस ही है, तो इसके भी ये इन वाले फैक्टर्स पर हमें गौर करना होगा, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मटेरियल पर। लेकिन ये मेटल के लिए फार्मूला है, लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स को कम ज्यादा करेंगे, कोलिजन्स का इफेक्ट आएगा, एरिया को कम ज्यादा करेंगे, कोलिजन्स का इफेक्ट आया, मटेरियल का भी इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को चेक करके तो फिर उसके बाद ही लगाएंगे। लेकिन बाजार में हम जब जाएंगे तो उनसे हम ऐसे ही उनसे डिमांड करेंगे कि ये हमें इस रिक्वायरमेंट का थर्मिस्टर चाहिए, तो हमें उसी लिहाज से देंगे। यानी इसको आप चेक कर सकते हैं, नेट से इनकी मुख्तलिफ रेंज मिलेगी। जी अहमद यार तजम्मल, फिर जबीउल्लाह। सर जी ये मॉडर्न अप्लायंसेस में कैसे यूज है थर्मिस्टर सर? हाँ, मसलन LCD में आपने इस्तेमाल करना है। LCD के जिस तरह से अभी ये मैंने जो पीछे पढ़े हैं हमने रेडियो वाल वाली मैंने बात की है, तो वो हमारे पास टीवी की ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न हमारे पास डिवाइसेस हैं उनमें बजाय इसके कि वो बड़े रेडियो वाल्स ऐसे ट्यूब्स वगैरह सामने रखी जाएं और उससे बड़ा सा सर्किट बनाया जाए, तो वहीं पर ये छोटा सा बना दिया जाता है रेडियो वही काम जो होता है वो हमारे पास क्या करते हैं, छोटे डायोड्स और ट्रांजिस्टर की मदद से लिया जाता है, सेमीकंडक्टर से लिया जाता है। तो वहां पर भी करंट को कंट्रोल करना है कि एक सर्टेन स्विच को हमने, एक मसलन स्पीकर है, स्पीकर मैं नहीं कहता, मैं कह देता हूँ स्क्रीन है, स्क्रीन की तरफ इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन लिमिट से पहले नहीं जाने देना। आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कभी चैप्टर पढ़ेंगे, अब आपकी हाँ बढ़ के पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता होगा कि डायोड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं, वो दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, PN जंक्शन होते हैं छोटे छोटे से और बड़े नाजुक से होते हैं। तो उनको जब 5 एम्पियर से ज्यादा करंट मिल जाए तो वो डैमेज हो सकते हैं।
तो वहां पर भी करंट को, और शुरू में अगर करंट ज्यादा मिल जाए तो वो जल्दी से डैमेज हो जाएंगे क्योंकि उस वक्त उनकी अपनी रेजिस्टेंस भी कम होती है, इफेक्ट कम होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही थर्मिस्टर ही काम होते हैं, बजाय इसके कि हम वायर्स की मदद के से हम उसके अंदर कंट्रोल करें। यानी थर्मिस्टर्स आर लाइक द रेजिस्टेंस, और जहां पर भी करंट को कंट्रोल करना होगा उसके लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर, तो वहां पर वायर्स नहीं हम लगाएंगे, कोई फिक्स रेजिस्टर जो मार्केट में मिलते हैं वो नहीं लगा सकते, अदरवाइज तो सर्किट का साइज फिर बढ़ जाएगा। तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं, इन्हीं थर्मिस्टर को एज अ रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द करंट, टू हैव द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। जी हसीब हसन आप? सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव थर्मिस्टर में ना छोटा सा कंपैरिजन हमें बता दें। हाँ हाँ, ये मैं उसमें सादा सा याद रखना है। इसके बाद जबीउल्लाह आप सवाल करेंगे। मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ। आप मेरे ख्याल में आपने पिछली क्लासें ली नहीं है, ली है या कोई नहीं ली मेरे प्यारे? जुएब के बाद फिर तैयब बिल्ताफ आप सवाल कीजिएगा। एनटीसी वो होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और हाई टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टेंस कम होती है। और उसको हम बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे, मैंने लेक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जब तक वो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो हम एक तरह से डिस्कशन क्लास है, बाकी जो प्रॉपर लेक्चर है वो मैंने अपने वो जो वीडियो लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें वो ज्यादा डिटेल में मैंने सारी बातें समझाई हैं प्रॉपर क्लास की तरह। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, तभी हमारा मदद होगी। तो एनटीसी वो होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर इसके बाद ये किस मटेरियल के होते हैं, सेमीकंडक्टर के होते हैं, जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने कही थी, जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, वगैरह वगैरह। पीटीसी क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। इसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर आपस में और ये सारे क्या हैं, दीज आर मेटल्स, ठीक है? जितनी भी मेटल्स हैं दे आर द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। तो वो तो मेटल्स ही हैं, इन पे हमने क्या काम करना है, इस वजह से हम एनटीसी पर ज्यादा इफेक्ट लाते हैं, ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज्यादा ये यूज होते हैं। जबीउल्लाह आपका सवाल क्या है? जबीउल्लाह जरा ऊंचा बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही। जबीउल्लाह आप ना मुझे अलहदा से ना कॉल पे कर लीजिएगा, मुझे आपकी आवाज पूरी तरह नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत लो है, वॉल्यूम लो है। तो ये बात पूछें इतनी देर। सर वो आपने जो रीजन बताए थे सर, एनटीसी बहुत मतलब ज्यादा यूज होते हैं सर, वो क्या वजह है सर? मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है, शायद आपने बताया हो, लेकिन नहीं मेरा सोना, मैंने सिर्फ इतना सा बताया कि बाकी जहां पर मेटल्स का इस्तेमाल है वो तो हम एज ए मेटल ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो थर्मिस्टर में जो हम ज्यादा देखते हैं डिवाइसेस के अंदर, हम ये चाहते हैं कि जैसे वक्त गुजरे टेम्परेचर ज्यादा हो तो करंट ज्यादा हो जाए, और जितनी भी, या शुरू में हमने अगर करंट को ज्यादा था और उससे कंट्रोल करके कम रखना है तो शुरू में थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम होगा करंट ना फ्लो करने की वजह से, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो वो जो अचानक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगली डिवाइस में जाकर उसे डैमेज कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करना है तो उससे पहले सीरीज में हम थर्मिस्टर लगा देते हैं, ठीक है? तो बाकी डिवाइसेस में तो ज्यादातर वायर्स ही इस्तेमाल हो रही हैं, उनका तो वही इफेक्ट होना है जो हमारे पास किसी भी और रजिस्टर को होना है। तो यहाँ पर क्योंकि वायर से डिफरेंट इफेक्ट है कि लो टेम्परेचर पर करंट ज्यादा होना है, ज्यादा टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर पर करंट कम होना है और ज्यादा टेम्परेचर पर करंट ज्यादा होना है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जितनी भी हमारी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 मिनट रह गए ऑलमोस्ट। जबीउल्लाह आपका अगर वॉल्यूम ठीक हो गया है
जरा लाउड कर लिया तो आप मेरे से पूछें, आप नाराज ना हो जाए। चलें, अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये पिछला टॉपिक मुकम्मल हो गया। इसके मैं नोट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ आफ्टर माय क्लास, बायो की क्लास जब हो जाएगी तो उसके बाद शेयर करूंगा। और मैं फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियोस आप लोग नहीं देख रहे हैं ना, अभी भी देखो कि अबाउट पता नहीं कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ 48 आए हैं। तो इसका मतलब है ये सारे तो चलो क्लास ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो पढ़ भी नहीं रहे, सही है, या पढ़ रहे हैं तो वो इतना सीरियस नहीं ले रहे। तो वीडियोस देखें और अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, ठीक है। तो वो जो वीडियोस हैं वो लाजमी देखें, लाजमी देखें। जी जमशेद। सर जब थर्मिस्टर से करंट पास हो जाए तो इसकी वैल्यू मतलब कम हो जाती है या नहीं? मतलब जब पहले तो करंट ज्यादा होता है, जब थर्मिस्टर से करंट पास होता है तो उसकी वैल्यू वही रहती है या कम होती है? किसकी? मतलब करंट की। करंट की। अच्छा, आपको ना बेसिक कंसेप्ट एक याद रखना है। ये थर्मिस्टर है, ये हमारे पास कोई आगे जो भी चीज़ है, कोई डिवाइस है या कोई वायर है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में यहाँ से जो करंट आएगा उसने जितना थर्मिस्टर में से पास करना है उतना ही इसमें से पास करना है, क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। ये सीरीज कम्बिनेशन था। अब ऊपर जरा देखो, ये पैरेलल कम्बिनेशन बना रहा हूं, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों का करंट, अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है, दोनों के करंट भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड होता है और डिफरेंट होता है करंट टू द रेजिस्टेंस। लेकिन सीरीज में हमारे पास क्या होता है, जो चीजें सीरीज में है तो उन सब के लिए करंट की वैल्यू एक सेम रहनी है। तो इसका मतलब है ये दोनों मिल के करंट को एक तरह से अपोज करेंगे और उसके नतीजे में एक ही तरह का करंट फ्लो करेगा, थर्मिस्टर में भी, इस डिवाइस में भी, और जो पूरी वायर है उसमें भी सेम करंट पास करेगा। तो थर्मिस्टर का जब वो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो इसकी वजह से ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस भी चेंज होगी और करंट भी उसी लिहाज से वेरी करेगा। इसलिए क्योंकि हमने ये सीरीज में लगाया हुआ है तो ये ओवरऑल पूरी उसके साथ जो लाइन में, यानी एक ही रास्ते में जो चीजें लगी हुई उन सारों के लिए वो इफेक्ट को चेंज करेगा। जमशेद, क्या यही क्वेश्चन था आपका? यस सर, सर यही था। चलें, अली आदिल अहमद आप बताएं। सर ये जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम है। सर ये थर्मिस्टर का लेक्चर नहीं आया है सर, सेंड नहीं किया आपने। अच्छा, थर्मिस्टर वाला वो एक्चुअली मेरे पास रिकॉर्डेड, सॉरी आप सही कह रहे हैं, मेरा अपना वो पुराना कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो यही जो मैंने अपनी क्लास में समझाया है ये आज मैं एडिट करके शाम को इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। आफ्टर माय क्लास मैं इस पे काम करता हूँ, तो उसको प्रॉपर सेट करके कि प्रॉपर वो रूटीन में नजर आए, लगातार एक रिदम बने। तो ये सारे आज तक का जहाँ तक मैंने पढ़ाया ये सारा मैं इकट्ठा ही पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। चलो भाई, मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा और आखिरी 2 मिनट्स जो होंगे उसमें आपने नीचे जो मैसेज बॉक्स है उसमें आपने अपना नाम, क्लास और रोल नंबर उसके साथ मैसेज करना है। वो आपकी अटेंडेंस होगी। अपना नाम, क्लास, सेक्शन, बल्कि आप लोगों ने 12 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम आगे स्पेस दे के सेक्शन, और अगर रोल नंबर पता है तो वो जरूर मेंशन कर दें ताकि आप लोगों के क्लास टीचर्स वगैरह को मैं फॉरवर्ड कर सकूं। ठीक है, कम से कम मेरे पास भी सेफ रहें। ठीक है मेरे प्यारों, समझ आ गई ना? उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई। आखिरी 2 मिनट्स में आप लोगों को बिल्कुल रिलीज कर दूंगा। अब हम इस चैप्टर का पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इम्तिहान के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो हम स्टार्ट करने लगे। सवाल ये आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। सादा ऐसे भी आता है या कुछ एक और भी होता है, वो हम आगे जब समझेंगे तो उसके साथ हमें क्लियर हो जाएगा। ईएमएफ, इट स्टैंड्स फॉर electromotive force, but this is not force। ये क्या है?
सबसे पहले आप बाजार गए, आपने ये सेल खरीदा, पॉजिटिव नेगेटिव इसके टर्मिनल्स। जैसे आपने ये सेल खरीदा तो आपने इसे डायरेक्ट वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर दिया। वोल्ट मीटर के इधर 0 है, इधर इसकी कुछ 10 वोल्ट है, ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पर इसकी नीडल अभी 0 पर थी, अब वो मूव करके इधर कहीं आ गई, मसलन 10 पर ही आ गई, लेकिन इधर मैं इसे कनेक्ट तो कर लूं, ठीक हो गया। तो अब ये सेल किसी सर्किट में नहीं लगा हुआ, इसे डायरेक्ट हमने वोल्ट मीटर से अटैच कर दिया। तो इस सेल के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दोनों एंड्स के दरमियान, लेकिन जब ये सर्किट में नहीं लगा हुआ, यानी सर्किट में अभी ये कनेक्टेड नहीं है, सर्किट ओपन है, तो हमारे पास ये जो इसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। तो मैं ऐसे कह देता हूं, इट इज, फिर दोबारा बताता हूं, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस terminals of the cell when circuit is open। अब ये जो सर्किट इज ओपन वाली बात है, मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूं। ये जरा देखो, ये सेल है, ये मैंने सर्किट में लगा दिया, अभी स्विच ऑफ है, एक यहां पर कोई बल्ब लगा दिया, तो अभी इस सेल में से कोई करंट आगे पास नहीं कर सकता क्योंकि स्विच ऑफ है, यहां पर स्विच ऑफ है। अब मैं क्या करता हूं, इसके टर्मिनल्स पर ये वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर जो भी मेजर करेगा उसमें कोई सर्किट का इफेक्ट ही नहीं आएगा, वो सिर्फ सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सर्किट ओपन है और इस वक्त सेल के टर्मिनल्स पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, EMF कहेंगे। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसकी पहली डेफिनेशन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सही, हाँ भी समझ आ गई ना पहली डेफिनेशन? यस सर। यस सर। अब आगे यस सर। चलें, अब मैं तो ठीक है, थैंक यू यार। इधर जरा देखो, अब ये डेफिनेशन ज्यादा गौर से समझना है। टाइम जैसे 2 मिनट 1.5 मिनट रहेगा तो मैं आपको यहाँ से सिर्फ अटेंडेंस के लिए कहूंगा, बहुत गौर से समझना मेरे प्यारों। एक बात जरा देखो, ये हमारे पास जमीन है, यहां से मैं एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करता हूं, तो जैसे ये बॉल ऊपर जा रही है तो इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रही है बॉल। तो इसके अंदर आप लोग जानते हैं कि एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि व्हेन एवर वर्क इज डन against conservative force, it is stored as potential energy। ठीक है, अब ये बात याद रखना। ये मैं सेल दोबारा जरा इधर बना देता हूं, जरा बड़े वाला। अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। अब जरा मैं पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाला करंट है। जरा ये देखो कि ये जब सर्किट में लगा हुआ है तो लाजमी बात है, यहाँ पर जैसे हमने पिछले पेज पर देखा, यहाँ पर अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल से इन होगा और पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो जैसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, क्या वो नेगेटिव से पॉजिटिव खुद जा सकते हैं? जैसे वो सर्किट में ये पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास क्या हुए, सेल के नेगेटिव से इन हुए और वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब सर्किट में ये लगा होगा किसी बल्ब के साथ है तो करंट तो फ्लो कर रहा है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके आ रहे हैं। तो वो लेकिन सेल के अंदर वो पॉजिटिव चार्जेस खुद नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करके नहीं जा सके, क्योंकि आगे से पॉजिटिव पोटेंशियल ने रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट,
वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको इलेक्ट्रिकल इनको एक हीट एनर्जी मिलती है जिससे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो ये भी क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स।